आज दिनांक 23 अप्रैल 2026 को अधिकार मोर्चा के तत्वाधान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके आयोजन एवं संस्थापक अंजू शर्मा जी निर्दलीय प्रत्याशी कैंट 175 विधानसभा चुनाव 2027 एक समाज सेवी है, उनके द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली श्री अलंकर अग्निहोत्री जी थे, जिन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस आयोजन में बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और आने वाले 2027 के चुनाव में अपने उपस्थिति दर्ज कराएंगे और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के तत्वाधान में हम अपने पार्टी को विजयी बनाएंगे। जो डिलिमिटेशन वाला जो परिसीमन वाला एक क्लॉज है वो उसके साथ पेश किया गया, तो वो फेल हुआ है। तो एक तरीके से महिला आरक्षण जो 16 जो इनके प्रदेश है वहाँ पे लोग लागू कर, किसने मना किया? सर, हमारे चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा में अंजू शर्मा जी को आप क्या कहना चाहेंगे? अंजू शर्मा जी देखिए समाज से अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग साथ में, देखिए पूरा समाज इस समय हम लोग के साथ खड़ा हुआ है। ये जो देश के विभाजनकारी ताकतें हैं ये अब इनका समाज और प्रकृति बदला। लेकिन मैं एक और चीज, आज अभी मैं आने से पहले क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट जो मुझे मिला है कि जो अब इनको पता है कि एक चेहरा आ चुका है और एक विकल्प के रूप में स्थापित हुआ है, तो किसी ने बोला है कि इनको जल्दी रास्ते से हटा दिया जाए। मैंने ये आज पहली बार मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ कि प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट है। आज ही मैं अभी एप्लीकेशन तैयार करवा रहा हूँ अपने एडवोकेट्स के माध्यम से कि कौन वो ऐसी ताकतें जो कह रही हैं कि रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो मैं आज पहली बार मैंने बताया है कि आज मैं लखनऊ में, और जस्ट अभी आधे घंटे पहले मुझे पूरी टीम ने बताया कि 4 जगह सूचना है कि क्रेडिबल ये आएंगे तो आपको रास्ते से कितने लोग हटाने जा रहे हैं आपको खुद नहीं चलेगा। अग्निहोत्री जी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का एजेंडा क्या है? वकील के नाम भी फाइनल पहले देखा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का एजेंडा सबसे बढ़िया है, रोटी कपड़ा मकान, एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है जिसमें एक वर्ग के प्रति भेदभाव दिया जाता है, दूसरे वर्गों को सम्मान दीजिए लेकिन सभी वर्गों को लेके चलिए। ऐसे ही स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य में कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे वर्गों को सामान्य वर्ग से लेकर जो सनातनी वर्ग है उसका ख्याल रखा जाता है। हमारे अभिभावकों को आप जानते हैं उनके साथ कैसा शोषण हो रहा है। स्कूल की जो फीस है वो हर साल ऐसे त्वरित और द्रुत गति से बढ़ाई जाती है। बच्चों की जो किताबों का सिलेबस चेंज कर दिया जाता है, किताबों का आकार चेंज कर दिया जाता है, जो कपड़े पहनते हैं स्कूल ड्रेस वो चेंज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा अभिभावकों का शोषण है। तो इसमें हमने बोला कि हमारी सरकार बनेगी प्रिवेंशन अगेंस्ट पेरेंट्स एट्रोसिटीज एक्ट 2027। इसी तरीके से जो SC/ST एक्ट जो देश में हावी गृह युद्ध का कारण बनने वाला है, क्योंकि आप उसका दुरुपयोग नहीं रोक रहे। SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग है, इसी क्रम में विष्णु तिवारी सनातन एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको कि हम लोग अगर जो सरकार में आते ही 2027 में लॉन्च करेंगे। इसमें स्वागत समारोह में आप आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं लखनऊ में हूँ, प्रेस क्लब में हूँ, यहाँ हजरतगंज में, और अंजू शर्मा जी बहुत ही कर्मठ समाज सेविका है और आगे भविष्य में बहुत प्रदेश में और देश में नाम रोशन करें। इनके साथ पूरा लोग समाज है और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की टीम के साथ में। सर, 2027 को लेकर क्या क्या एजेंडे आपने सोच रखे हैं कि किन किन मुद्दों पे हम देश की सेवा करेंगे? देखिए बेसिक मुद्दे जो होते हैं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन क्यों हुआ? क्योंकि एक समाज के प्रति विद्वेष, समाज के प्रति कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन न होना और एक तरीके से विभाजनकारी रणनीतियों के तहत जो भी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार, तो उसमें 5 या 6 पैरामीटर जो है उसमें जो योजनाएं होती हैं उनमें सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व या उनके लिए कोई भी काम ना करना। ये सिर्फ वोट बैंक के ये जो आप देखेंगे जिस तरीके से फोटो खींच के वही लोग ये किसी प्रदेश में किसी और की फोटो आती है कोई खाना खाते हुए, इसका मान मर्दन उसका गिराते हैं। अपने लिए जब ये अपना चुनाव में जाते हैं तो यही लोग मांस खा के फोटो खींच के पूरा महिमा मंडन करते हैं। तो ये इस तरीके की जो डबल गेम वाली जो राजनीति है कि अब मैं करूं तो वो ठीक और तुम करो वही चीज तो वो गलत, यही विचारधारा जो देश में विभाजनकारी रणनीति के तहत आप देखें, चाहे SC/ST एक्ट हो चाहे OBC रिजर्वेशन हो, इस तरीके की जो विचारधारा। SC/ST एक्ट में सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि उसमें जो बिना जांच के जो गिरफ्तारी जो हो रही है, आप जांच हो जाए किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अपराध कर रहा है, जांच होने चाहिए, उसका कोई कारण नहीं। इसी तरीके से से लड़ाने के लिए इन्होंने यूजीसी कराया, क्योंकि पहले उसमें लड़ाते थे
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की तरफ से आज आप स्वागत समारोह की तैयारी को लेकर यहाँ आई है 2027 के चुनाव को भी लेकर। तो हमारी तरफ से पहली बात तो हार्दिक बधाइयां हैं। तो आज आप क्या कहेंगे कि आप समाज सेविका भी रह चुकी हैं और अगर 2027 हूँ तो आज 2027 को लेकर आप यहाँ आई हैं, तो क्या क्या एजेंडे हैं आपके कि 2027 को हमें क्या क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले तो ये एजेंडा, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे पेपर देने आते, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जी तो बच्चों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं जी। कोई भी सरकार है, इतनी सारी सरकारें आई हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस चीज का इंतजाम नहीं करा। अगर बच्चा कोई IAS का पेपर देने आ रहा है, अब उसके पास पैसा नहीं है, माँ बाप थोड़ा सा पैसा करके किराए भाड़े का देते हैं जी। तो वो रिक्शा वाले, ऑटो वाले ये सब छीन लेते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि बच्चे को सेंटर तक पहुंचाया जा सके। पहला पॉइंट है ये। और वही IAS जब बन जाते हैं, उनका शोषण ये नेता करते हैं जी। और बहुत शोषण करते हैं, अपने मर्जी से वो कुछ काम कर नहीं पाते। इसी को लेकर ये सर की लड़ाई है कि भाई जो सरकारें कर रही हैं, अब तक करती आई हैं, उसी से हमें बहुत नुकसान हुआ है जी। जनरल कैटेगरी में भी बहुत नुकसान हुआ है, तभी तो ये इसमें आया, नहीं तो क्यों आता। मैम आप क्या किसी भी पार्टी से गठबंधन भी करेंगे? ये मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा इस बारे में। सोचे नहीं। और बेरोजगारी को लेके? बेरोजगारी तो बहुत है जी। अब जब कोई सीना तान के कह दे कि पटाखे बेचने वाले को, भेलपुरी बेचने वाले को जो रोजगार कहे तो कहे, जूता गांठने वाले को रोजगार कहे तो कहे, लेकिन उस जूता गांठने वाले का घर उस जूता गांठने से चलता नहीं है जी। उसको कुछ ऐसा ठोस इनकम चाहिए जो उसको दिया जाए। अब संविदा पर नौकरियां देते हैं, संविदा पे नौकरी करने वाला 9,000 नौकरी कर पाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने सरकारी नौकरी में मैं रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो 9,000 रुपए लेता है, फिर भी समय पे आता है। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति पहले से ज्वाइन होते हैं उस पर, वो मजे करते हैं, आराम से दौड़ाते सिर्फ उसको है जी। यही आंगनवाड़ी वालों के, यही हर किसी भी छोटे कर्मचारी का जो है बहुत शोषण है। उसे 15,000 पर रखा जाता है, 9,000 रुपए तक दी जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और अपनी संस्था को लेकर? संस्था आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। हमारे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी बहुत आगे जाए, इन सारी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकले। धन्यवाद। आप सोचिए, SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। आगामी गृह युद्ध, आगामी हत्याओं का कारण पड़ेगा। आपने बिहार की घटनाएं देखी होंगी, पहले रणजीत सेना होती थी, गांव के गांव में लड़ाई होती थी। ये वाला एक्ट, क्योंकि एक समय तक व्यक्ति खामोश रहेगा, बाद में क्या करेगा, कहेगा एक्ट से ज्यादा बिल्कुल आखिरी जो प्रतिरोध व्यक्त कर दिया जाए, एक्ट से बचने का एक ही उपाय है। ये अभी लग रहा है, अभी आप देखिएगा ये लोग ये नक्कारे मर के चले जाएंगे, लेकिन इनकी ज्यादा उम्र भी नहीं बची है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई 40-45 साल के नहीं है, ये सब 70, 75, 78 साल के हैं। और सत्ता में बने रहने के लिए ये इतने निकम्मे हैं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी दो लोगों में आपस में समरसता बनी हुई थी, इनके समय विवेक हुआ। ये लोग ऐसे ऐसे कुंठे विचारधारा है कि हिंदू देवी देवताओं गाली दो, ये अनायास नहीं होता है। देखिए, इनका भी मैं दोष नहीं मानता हूँ, ये लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि एक वर्ग हिंदू देवी देवताओं को गाली दे, उससे दूसरा वर्ग इधर बैठा हो, उत्तेजित हो, उनका भी काम हो जाए, इनका भी काम हो, और ये बीच में बैठ के ताली बजाए और बढ़िया बैठ के व्यंजनों का आपस में 56 इंच के सीना और 56 जो हो व्यंजन, इनका आराम से पान करें। इनके सोचिए कितने निकलने हैं। आप सोचिए, देश का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे 26 जनवरी को मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कंटिन्यूस आंदोलन हो रहे, एक व्यक्ति नहीं बोला है। सोचिए क्या हर बात हाल में थे, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 नियम दिए थे कि बिना जांच के कोई गिरफ्तारी FIR न की जाए। ये माननीय काशीनाथ वकील साहब में बैठे हो, जानते हो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था। तो 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का निर्णय दिया था। 3 दिशा निर्देश दिए थे, ये बताते हुए कि ये एक तरीके से घातक एक्ट है, बाद में ये दिक्कत पैदा करेगा। उन्होंने बताया कि इसमें बिना जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR ना हो, दूसरा एंटीसिपेटरी देर का प्रावधान था, और तीसरा बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पे कोई भी FIR या कोई भी कार्रवाई न की जाए। लेकिन देखिए, कि हर जगह माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हो, वहां पे क्या किया उन्होंने, कंटेम्प्ट करते हो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर,
इन्होंने धारा 18 SC एक्ट जोड़ दी। इनको ये लग रहा है कि देश का एक वर्ग के साथ बहुत एक तरीके के साथ खड़े हो गए। इनको ये लग रहा है कि एक दूसरा वर्ग अब धीरे धीरे घुट रहा है। जिस दिन वो घुटन एक स्तर से पार कर गई, आप समझिए देश में हत्याओं, गृहयुद्ध, मारपीट का ऐसा दौर होने वाला है। अभी आप देख रहे हैं 14 अप्रैल को हुआ तो 19 अप्रैल को आदमी क्या होगा, चढ़ के कहेगा हम परशुराम जयंती में तगड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही चीज साइकिल अब चलती रहेगी। जब एक लिमिट तक ये आगे बढ़ जाएगी तो आप देखिएगा बिहार में जो रणवीर सेना जैसी सेनाएं बनी थी, अब यहाँ पे जल्द ही बनने वाली हैं। समय अब बदल चुका है। अब तुम लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं, आप सोचिए कितने निकम्मे हैं। समय समय पे जो इनकम टैक्स पे ही होते हैं, जैसे बहुत सारा समाज इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए कोई भी रिलीफ जो नहीं है, वो सिर्फ एक इनकम टैक्स पे कर रहा है। मानी कोई 50,000 1 लाख पे कर रहा है, क्या उसके लिए कोई सब्सिडी स्कीम है? क्या उसको स्वास्थ्य में या स्कूली शिक्षा में, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे प्राइवेट एजुकेशन हो, क्या उसको कोई सब्सिडी दी जा रही है? वो अच्छा काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट सरकार द्वारा नहीं दिया। ये अभी मुद्दे और धीमे धीमे आप देखेंगे मैनिफेस्टो के माध्यम से हम लोग पूरी टीम बैठ के आगे और उसको डेवलप करती रहे। स्टेट बने ही रहे हैं। उनके स्वागत में समारोह किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए एक प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपने जीवन को बहुत संघर्ष में उनका जीवन रहा है और बहुत ही नियम कानून की ज्ञाता रही है और अपने जीवन को चलाया है इन्होंने। और आज हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे साहित्य हो या समाज में, हमेशा कार्यरत रही है। ऐसी बहुत ही जुझारू है और इनके अंदर इतनी ऊर्जा और उत्साह, सबका वर्धन करने वाली हमारी माननीय प्यारी सखी भी कहूंगी मैं, आज राजनीति में अपना कदम रखना चाह रही है। इसलिए ऐसी तो बुला लीजिए अंजू शर्मा जी, जो कार्यरत थी सरकारी राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में, बहुत समय इन्होंने जन सेवा करी है। उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल करके और आगे बढ़ना चाहती है, कदम से कदम मिलाना चाहती है समाज के। तो इसलिए अब हम राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत तो आजमाने सभी आते हैं। आपका ध्यान अंकुश पास त्रिशूल परशु संग लिए हाथ तलवार, शांति और संयम के साधक करे समय परवार। शिव है पिता, मातु है गौरी, करते बेड़ा पार। बड़े भाई है